This tutorial is related with the analog and the digital technologies. Analog technologies related with the phone lines and the digital technologies related with the computer and laptops. So in this tutorial we will learn about, firstly we will see about the objectives of the tutorial, what we will learn into this. Firstly we will learn about the concepts of analog and digital technology, importance of the frequency spectrum, and explanation of the bandwidth. And after that, when the analog signals will be finished, then after that overview of the interference technology of the analog and the digital, digitizing data, audio, images and video transmission into the digital transmission. So firstly, we will cover the module 1, that is the analog technology. Analog technology is related with the old telephone networks that we will used as per the radio broadcasting, and at present we will use into the TVs, in the satellite also, communication satellite also. So radio broadcasting also use into the FM channels and also into the particular area of the broadcasting with the communication satellite with the unguided media transmission. So what in this figure, that is the signal and the amplitude and the frequency. Frequency spectrum is very high in this, the analog signals, because in this the signal travel, when the signal travel into the particular time. For example कि आपको एक टाइम इशू किया गया है डाउनलोडिंग के लिए, जो टाइम लिया गया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कि हम टोटल टाइमिंग यहाँ पे अगर मेंशन कर रहे हैं कि जो डाउनलोडिंग होगी वो 100% होनी चाहिए, तो वो 100% नहीं हो रही, तो आपके पास वहाँ पे आ रहा है 2%, 3%, 4%, या फिर आ गया 50%, और 50% के बाद ऑटोमेटिकली जो ट्रांसमिशन है वो यहाँ पे रुक गई है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर रुक जाती है तो फिर इशू क्या आएगा कि अगर टोटल टाइम मान लो कि यहाँ पे सिग्नल ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया फॉर द अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, तो हाई एम्पलीट्यूड पे उसको एक बैंडविड्थ मिलती जा रही है और एक टाइम डिसाइडेड तक वो आपको असेंबली करवा रहा है। एज पर द डेटा लिंक लेयर, जब बार बार टाइम इशू होगा किसी भी अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग सिग्नल्स को, तो वहाँ पे एरर्स ज़्यादा आती है। तो एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल जो फंक्शन डेटा लिंक लेयर इनेबल करवाती है, वो इसी वजह से करवाती है क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो बेसिक पॉइंट के ऊपर चलते हैं और इसका फ्रिक्वेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, बिकॉज ऑफ कि बार बार अगर वो उसमें जाएगी तो डेफिनेटली वो एक साइकिल बनता जाएगा, और एक साइकिल जो है वो ऑटोमेटिकली एक डेडलॉक की शेप ले लेता है और एरर ऑटोमेटिकली आ जाती है। एरर कंट्रोल जब डेटा क्लियर करती है तो पैकेट डिलीवर होना शुरू होते हैं। तो फ्रिक्वेंसी और सिग्नल एम्पलीट्यूड का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है टाइम को रीअसेंबली। कई बार आप देखते होंगे कि आपकी जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होती है वो बीच में रुक जाती है और वो डेड हो जाती है उस टाइम के ऊपर, और दोबारा से आपका डाउनलोडिंग का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ रीअसेंबली जो डेटा लिंक लेयर बार बार करवा रही होती है विद द नेक्स्ट लेयर्स फॉर द नेटवर्क एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर, इस वजह से भी है। सो जो सिग्नल्स और एम्पलीट्यूड है बेसिकली डिस्टेंस अबव द रेफरेंस लाइन, आप जितना कवर कर रहे हो। साइकिल का मतलब होता है कि एक कंप्लीट वेव, एक पैकेट जो डिलीवर हो रहा है आपको, एक कंप्लीट वेव हो चुकी है। मान लो उसके 5 पार्ट थे तो एक कंप्लीट वेव वो कर चुका है। फ्रीक्वेंसी गिवन जो एनालॉग सिग्नल्स में होती है उसका यूनिट है हर्ट्स, जिसमें आप इसको अब जो है वो यूनिट को एंटर अप करोगे, क्योंकि इन द डिजिटल पार्ट वी विल यूज द सिस्टम्स रिलेटेड विद द बिट एंड बाइट एंड द बिट्स पर सेकंड, माइक्रो पर सेकंड, बट इन द फ्रीक्वेंसी मोड दैट इज द हर्ट्स। हर्ट्स को हम यूज करते हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो बेसिकली है वो है बैंड विड्थ ऑफ द डिफरेंट एनालॉग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो भी इसमें यूज हो रही होंगी उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इंफॉर्मेशन जो रिप्रेजेंट होती है हमारे एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मैनिपुलेट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स जो उसके बाद डिजिटाइज होते हैं इन द डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, वो फॉर्मेट हो जाते हैं बाइनरी फॉर्मेट में और कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए एंटर अप हो जाते हैं। तो इनको इजीली आप कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जब यही कन्वर्जन है कि एनालॉग सिग्नल्स इम्पीडेंस 0 1 का जो उठा रहे हैं, ये डिजिटलाइजेशन है और ये आपकी
कन्वर्टर है जो बीच में डीएसपी कन्वर्टर यूज होता है, दैट इज द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। एंड दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल्सो कि ए टू डी कन्वर्टर्स जो होते हैं वो कौन सा कन्वर्टर इंटरमीडिएटर में यूज हो रहा है, दैट इज द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स। सो एनालॉग सिग्नल्स जब कभी भी डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं तो फिर बीच में जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को यूज कर रहे होते हैं वो मॉडेम की फॉर्म में भी यूज हो रहा होता है। तो डेटा ट्रांसमिशन जो यूज हो रही है टेक्नोलॉजी में वो ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल लेमैन के आगे आती है वो एक मॉडेम के थ्रू आती है। कि जब आपका पार्ट देखो ध्यान से कि अगर कंप्यूटर पे आ रही है तो डिजिटलाइजेशन जीरोस एंड वंस, और अगर एनालॉग से आ रही है तो इम्पीडेंस फिगर में, क्योंकि नेचर रिलेटेड वेव्स होती है तो कभी ऊपर जा सकती है कभी नीचे आ सकती है। एंड सेंटर फॉरवर्ड इज द एनालॉग सिग्नल्स के लिए हम जो है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए मॉडेम को भी यूज करते हैं, और उसके बैकएंड पे जो है वो डिजिटल सब्सक्राइबर हो रहा होता है जो हमने अभी देखा था। वॉइस ट्रांसमिशन जब भी होती है तो जो है हमारा एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसमिशन हो रहा होता है ना, एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन भी चल रही होती है, क्योंकि जब आप किसी से फोन पे बात करते हो तो वॉइस ट्रांसमिशन आप ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हो, वॉइस भी भेज रहे हो तो तब भी एनालॉग सिग्नल्स सामने वाले को चाहिए ही चाहिए। तो कैरियर वेव जो होती है, कई बार आपको अगर बैंडविड्थ प्रॉपर नहीं आ रही सिग्नल्स में तो आपको ये फील होता है कि वहां पे जो बेटरमेंट है हमारे पार्ट की वो जो है वो कुछ कुछ अटकनी शुरू हो गई है, मतलब कुछ कुछ सिग्नल्स मिस होने शुरू होते हैं। तो आपको रियलाइज हो जाता है कि कैरियर वेव पूरा पार्ट नहीं पकड़ पा रही बिकॉज ऑफ द अर्थ कर्वेचर एरिया से अगर वो बेसमेंट पे एंटर ही नहीं हुई है, उसके सिग्नल्स एंटर ही नहीं करवाए गए एज पर द टेक्नोलॉजी, तो आप बेसमेंट में चले गए हो तो फिर कैरियर वेव एंटर नहीं हो सकती। एंड इन द नेचर रूलिंग अगर एनीथिंग ओवर देयर लाइक फोग है या फिर कोई ऐसा मटेरियल हवा में ऐसा आ चुका है कि कोई ऐसी वेव्स चल रही है तो फिर कोई पार्ट हमारा ट्रांसमिशन में नहीं भी आता। सो इसके बाद जो हम फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली में फिर वो यूजेज कैसे करती है फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ विद द एनालॉग सिग्नल्स। फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो यहाँ पे वर्क करती है उसकी रेंज है मल्टीपल फ्रिक्वेंसी की कम्युनिकेशन के साथ करने की, कि उसने वॉइस को कितना लेना है और कितनी हाई फ्रिक्वेंसी देनी है कि कैरियर वेव जो है वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस पाए। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी है उसमें आपका सारा का सारा ही, और रेडियो ट्रांसमिशन भी ऑलवेज अवेलेबल है इसमें। सो रेडियो ट्रांसमिशन जो होती है वो हमेशा ही हमारी बैंडविड्थ कम्युनेबल फ्रिक्वेंसी के थ्रू करवाती है कि आपके घर में जो डिजिटलाइजेशन जो डिश चैनल भी लगे हुए हैं उसका जो पार्ट होता है वो डिजिटल सब्सक्राइबर यूज हो रहा होता है, और जब आप उसी पार्ट को अपने सिस्टम में देखते हो तो वो फिर मॉडेम बन जाता है। तो स्पेक्ट्रम जो है वो वहां पे ऐसे वर्क करता है कि वॉइस की प्रोग्रेस भी बेटर रखता है, आपको हाई फ्रिक्वेंसी मीडियम में चैनल्स को भी दिखाने देता है, क्योंकि कम्युनिकेशन में ऑडियो भी साथ में चल रही है वीडियो भी साथ में चल रही होती है तो उसको फ्रिक्वेंसी बेटर देनी पड़ती है जिसके लिए हमें फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की जरूरत। And in the frequency spectrum there are various frequency range, that is the low frequency, starting from the low frequency to till end with the high frequency. So when you will treat with the audio call, you will use the low frequency, and the hertz is the unit of the frequency. So kilohertz for the voice signals, and after that when you will enter into the radio frequency with the megahertz, that is the average case of the frequency spectrum with the coaxial cable over there for the analog signals. And when the internet services provider provide the internet digitally to you, so on that time the high frequency bandwidth available with the satellite transmission over there. So the unit of the frequency spectrums are the hertz, that's why we will use kilohertz to till megahertz. So इसमें हम देख रहे हैं कि जो पार्ट में हम लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी पे एंटर कर रहे हैं तो ये डिपेंड कर रहा है कि हम सिर्फ एक वॉइस सिग्नल सुनना चाह रहे हैं या फिर कुछ देखना भी चाह रहे हैं। देखना चाह रहे हैं तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन भी वर्क करेगी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के साथ, और आप उसके साथ भी डीलिंग कर सकते हो, और उसके अलावा भी डीलिंग हो सकती है कि अगर आप एवरेज केस पे हो तो आप कोई ऐसा हुआ टोन मैसेज भी सुन रहे हो जो कि मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम उसे कन्वर्ट कर रही होती है। सो कन्वर्जन जो हमेशा होती है वो लो टू टिल हाई में जाती है,
तो आपका काम जो है वो इंटरनेट की तरफ आना शुरू हो जाता है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में अभी हमने देखा ही है कि लो एंड वॉइस बैंड देखता है, मिडल जो है वो माइक्रोवेव स्टार्ट कर देती है, क्योंकि सिग्नल जो है वो इंटरनेट की स्टार्टिंग फिगर में पहुंचते हुए सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तरफ चल पड़ते हैं। सो सिग्नल जब प्रोपेगेशन पे आते हैं लो फ्रिक्वेंसी टू हाई फ्रिक्वेंसी, तो उसमें कौन सी डायरेक्शन पकड़ते हैं, वो है ओमनी डायरेक्शनल, एंड जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है वो यूनि डायरेक्शनल है। ये डायरेक्शंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ओमनी डायरेक्शन क्यों वर्क करता है और यूनि डायरेक्शनल क्यों वर्क करता है। देखिए, ओमनी डायरेक्शनल का मीनिंग ही यही होता है कि जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं वो ऑल डायरेक्शंस में हो। ओमनी का मतलब होता है ऑल डायरेक्शंस, और यूनि का मतलब होता है कि आप जो सिग्नल ट्रेवल करवाने वाले हो उसका जो प्रोपेगेशन एरिया होना चाहिए वो एक सिंगल डायरेक्शन में होगा। सिंगल डायरेक्शन सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, आपके घर में अगर डिश लगी हुई है तो वो ऑल सिग्नल्स नहीं दे रहा, हर तरफ सिग्नल्स नहीं दे रहा होता। डिश जहां अटैच होगी, जिस डिवाइस के साथ अटैच होगी, सिग्नल प्रोपेगेशन सिर्फ उसी पार्ट पे ही अच्छे से करेगा, दूसरे पार्ट पे वो नहीं करता। और लो फ्रिक्वेंसी में क्या होता है कि जैसे एफएम चैनल्स हैं, वो अकेले आप नहीं सुन रहे होते, मल्टीपल लोग सुन रहे होते हैं, तो उस पार्ट के ऊपर कहीं पे भी उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो पकड़ी जा सकती है। ऑल डायरेक्शंस आती है, उसके लिए आपको कोई स्पेशल से अपने होम में, ऑफिस में, बिल्डिंग में कोई स्पेशल डिवाइस नहीं लगवाना पड़ता, बल्कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जब जब यूजर एंटर होता जाता है उसे डिश की जरूरत पड़ जाती है। सो ओमनी डायरेक्शनल इज फॉर द लो फ्रीक्वेंसी रेंज एंड द हाई फ्रीक्वेंसी रेंज विद द unidirectional, it's only in the one directional, and omni is the all directions. So the bandwidth definition said that when the representation range of the frequencies over there कि कितनी टोटल लो पे होनी चाहिए, लो पे एटलीस्ट जब हम एवरेज केस में एंटर करते हैं, लो पे तो जीरो से उसने स्टार्ट होना ही होना है, बट जब वो वॉइस आपकी ट्रांसमिट होनी एक्चुअल में शुरू होनी है और ट्रांसमिट होनी है ना, तो उस पॉइंट के ऊपर फिर जो वॉइस ट्रांसमिशन चल रही है वो 300 मेगाहर्ट्ज जो है वो पार्ट उठाती है, और बैंडविड्थ 400 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से जब हाई फ्रिक्वेंसी पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट फिट होती है किसी चैनल के साथ, तो वो 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ के साथ चल रही होती है। तो बैंडविड्थ एक्चुअली में होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि फ्रिक्वेंसी की एक्चुअल रेंज का क्या है। सो एक्चुअल रेंज होती है हाईएस्ट की 700 मेगाहर्ट्ज। तो जो बैंडविड्थ एक्चुअली में टर्म हम अगर यूज करें कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाएगी, टर्म क्या कहती है, तो वो टर्म है जो बेसिकली स्पेसिफाई करती है कम्युनिकेशन की कैपेसिटी को। और जब कम्युनिकेशन की कैपेसिटी को कर रही है तो उस टाइम पे जो उसका मीडियम होता है वो कोएक्सियल केबल होगा, और जब वो इंडिकेट करेगी बैंडविड्थ किसी टेक्नोलॉजी को कि वो 4 किलो हर्ट्ज से होती हुई 400 हर्ट्ज तक, 4000 हर्ट्ज भी हो सकती है, और 700 मेगा हर्ट्ज भी हमने अभी देखा है जा सकती है। 0 to 4000 हर्ट्ज तक टोटल जाती है ग्रेड सर्किट इसका, जब ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन को टच करती है। तो स्टार्टिंग फिगर भी आपको दिख रही है कि वॉइस अगर सर्किट पे आएगा तो वॉइस ट्रांसमिशन अकेली रिकॉर्डेड में एंटर होगी तो 4 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट होती हुई 4000 हर्ट्ज तक एंटर करती है। सो डिजिटाइजेशन कंसिडरेशन इसमें क्या थी, कैसे होती है, क्योंकि अब वॉइस आ गई है तो सुननी तो है ही है किसी को, जब सुननी है तो ऑटोमेटिकली उसमें डिजिटाइजेशन का काम होना ही होना है। अब बैंडविड्थ जब ऑटोमेटिकली इसमें एंटर होनी है तो हमने देखा है कि फ्रिक्वेंसी हमेशा जो एनालॉग सिग्नल्स की है वो हर्ट्ज में होती है। तो सैम्पलिंग रेट वॉइस ट्रांसमिशन का 4000 से लेके 8000 हर्ट्ज तक भी एंटर हो सकता है, बट इसी केस में अगर हम सैम्पल प्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो हमने देखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है उसकी मेमोरी का प्रेजेंटेशन लोएस्ट से लोएस्ट जो होता है छोटे से छोटा 8 बिट्स का है, बिकॉज ऑफ 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, एंड बैंडविड्थ को ट्रांसमिशन करते हुए यहाँ पे 64,000 बोर्ड पर सेकंड की जो है वो चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी। सो अप्रॉक्सीमेटली 64,000 बिट्स पर सेकंड कह लो या बोर्ड पर सेकंड कह लो, तो आप 64 किलो बिट्स पर सेकंड के हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन स्टार्ट होनी है
तो ऑटोमेटिकली है कि वो बिट्स बाइट्स में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, हर्ट्स में नहीं रहता। तो ये हम एक सैंपल ले रहे हैं डिजिटल लाइक कंसिडरेशन के लिए। सो कम्युनिकेशन कैपेसिटी जो लेनी है, ये यहाँ पे हमने बैंडविड्थ को इंडिकेट करवाना है कम्युनिकेशन कैपेसिटी के साथ। और स्पीड जो होनी चाहिए वो एज पर द शैनन्स लॉ होनी चाहिए। शैनन्स लॉ जो है वो हर्ट्स में भी यूनिट लेता है और बिट्स पर सेकंड में भी ले सकता है। सो कोएक्सियल केबल की हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं इसमें, कि जब शैनन्स लॉ दोनों पार्ट को लेके वॉइस ट्रांसमिशन और आपका ऑडियो ट्रांसमिशन, वॉइस प्लस जो वीडियो ट्रांसमिशन करवाता है शैनन्स लॉ, कि वो दोनों को ले लेता है, तो कोएक्सियल केबल्स भी जो है वो, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी टू हाई फ्रिक्वेंसी में एंटर कर रही है, तो वो बैंडविड्थ 300 मेगाहर्ट्ज की लेके ले सकती है। और कंपैरिजन हम उसका करवा रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ, क्योंकि वो बहुत लो स्पीड की होती है, तो लो फ्रिक्वेंसी पे वो वर्क कर रही है विद द हायर बैंडविड्थ के साथ। तो ऑटोमेटिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन माइक्रोवेव सिग्नल्स में चली जाती है, बट यहाँ पे सपोर्टर फास्टर के लिए कम्युनिकेशन की स्पीड्स भी एंटर करती है। बट मेजर काम अभी भी कोएक्सियल केबल का ही हमारे पास चल रहा है। सो कम्युनिकेशन स्पीड जो अब एंटर करने वाली है फैक्टर्स के ऊपर, वो है बैंडविड्थ और टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो आप। बैंडविड्थ फ्रिक्वेंसी भी हैंडल कर रही है, कम्युनिकेशन स्पीड डिपेंडेंट ऑन द ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑन द कोएक्सियल केबल। एंड शैनन्स लॉ सेड दैट कि आप वॉइस ट्रांसमिशन करना चाहते हो इन द हर्ट्स और इन द बिट्स वॉट एवर इट इज, सो उसके ऊपर भी आप एंट्री टेक्नोलॉजी की करवा सकते हो। सो इम्पैक्ट जो जाएगा हमारा बैंडविड्थ का टेक्नोलॉजी का विद द कम्युनिकेशन स्पीड, बैंडविड्थ की एक लिमिटेशन आ जाएगी कि जब आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे या इंटरनेट पे एंटर करते हो तो डेटा पैकेट्स में कंप्रेस होके चलता है। आपने बड़ी बार देखा होगा कि जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उस पे लिखा हुआ होता है कि गुड, बेटर, बेस्ट। गुड के लिए उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है कि योर डाटा वैल्यू स्पीड वी विल fetch the only 1.02 GB, और बेटर पे लिखा हुआ है 1.25 GB एंड बेस्ट पे लिखा हुआ है 1.56 GB। तो डिफरेंस देखते हुए एक लेमैन जो है वो लोअर स्पीड वाली को उठाएगा। तो कंप्रेशन टेक्निक कहीं ना कहीं जो है वो आपकी जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज भी कर देती है, फटाफट से डाउनलोड भी हो जाती है। बिकॉज ऑफ फाइबर केबल्स भी लिमिटेशन में ही आ जाती है कि फाइबर केबल्स अगर यूज नहीं हो रही तो हायर बैंडविड्थ उसको प्लग इन कर नहीं सकती। इम्प्लीकेशन स्टार्टअप फिर ये हो जाता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका हमेशा ही हायर बैंडविड्थ के ऊपर होना चाहिए, और जो सेंटर फॉरवर्ड आप कोई मीडियम यूज कर रहे हो, मॉडेम यूज कर रहे हो, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यूज कर रहे हो, तो वो एक कॉपर वायर कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, और इन द लोकल नेट एरिया नेटवर्क ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है। बट इन द इंट्रोड्यूस ओवर द हायर बैंडविड्थ जो टेलीकॉम कंपनीज भी है वो ऑप्टिकल फाइबर ही यूजेज में लेके आती है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर ही एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडियम है हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन कि उसने इस चीज की बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हर्ट्स के साथ हमेशा इंक्रीज करवाना ही करवाना है। So the next overview of the digital technology will be uploaded very soon on this channel, and if you have any type of question regarding analog technology, kindly comment it to the comment box. And if you feel that the video is very helpful to all of you, kindly like, share and subscribe the channel, and share the video or your views with your friends and lovely ones. Till then, take care. Thank you.